बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं सानिया मुमताज़ मेरे को होस्ट इरफान ज़हीर के साथ हाज़िर हूँ और ग्रुप स्टेज मैचेस का आज आखिरी मैच होगा। उसके बाद सुपर 8 का बाकायदा कल से आगाज़ होने जा रहा है। इस बार में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स और गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल मौजूद हैं और मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट उमर भी मौजूद हैं। साथ ही साथ एक्सपर्ट शाहनवाज भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा दिन था। जुम्मा मुबारक। आप सब लोग वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर लुकिंग वेरी नाइस। क्योंकि आज हमने जुम्मा पढ़ा है, क्योंकि रमज़ान का पहला जुम्मा। आप सब इरफान को भी मैं ये कह रही थी कि आप सब जुम्मा बॉयज लग रहे हैं। ऑफ कोर्स आज स्पेशल डे भी है, क्योंकि आप जुम्मा जब पढ़ते हैं तो मोस्टली सलवार कमीज़ पहनते हैं, तो आज उसी के साथ हम शो करेंगे। और रमज़ान की बरकतें भी है जी, रहमतें बरकतों का आगाज़ भी हो चुका है, तो आई एम श्योर सब उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और रोज़े भी रखे जा रहे हैं। क्रिकेट की तरफ आए जी। और हम अगर डिस्कस करें तो सुपर 8 आने को करीब है, कल हमारा मैच होगा। बट अगर कल हम जिम्बाब्वे की थोड़ी पहले बात कर लें तो ये बड़ी मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी अगर ना डिस्कस करें। अनबीटन चल रहे हैं और श्रीलंका जो वन ऑफ द फेवरेट था, क्योंकि वो अपने होम सॉइल पे खेल रहे हैं, एडवांटेज भी था, बट समहाउ उन्होंने बड़ा आराम से मैच जीता। क्या कहें? देखें, जिम्बाब्वे की अगर गेम अवेयरनेस की बात करें तो कल जिस तरह उन्होंने जो काम श्रीलंका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया, वही काम कल डोमिनेट किया जिम्बाब्वे की टीम ने। और जिस तरह सिकंदर रजा ने आके इनिंग्स खेली, वो टर्निंग पॉइंट था कि जब वो मैच में वापस आए। उसके बाद उनके जो ओपनर थे लेफ्ट हैंडर, उसने भी आके डोमिनेट किया। और उसके बाद वो जो नेट आउट थे जिन्होंने 50+ रन किए, पेनेट, उसने भी आके पूरी एक इनिंग्स, क्योंकि एक जब आप एंड पे संभाल के रखते हैं और दूसरी तरह आके सिकंदर रजा की तरह का एक पावर हिटर आके डोमिनेट करता है, तो फिर दूसरी टीम जो है वो बैकफुट पे हो जाती है और उसके रन्स करने जो है वो मैच में आ गए। और उसका आउट होना भी कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की टीम के ऊपर जो है वो प्रेशर में आ गया। वो एक्स्ट्रा कवर देखें, इस मौके पे आपने बाउंड्री की तरफ नहीं जाना, क्योंकि बॉल टू बॉल मैच चल रहा है। तो फिर आप सिंगल या डबल ले लें। आप जब चौका मारने जाएंगे तो फिर इसी तरह ही एक्स्ट्रा कवर पे आउट होते हुए नजर आएंगे। बार बार गलत टाइम पे आउट हुए, पर बहुत अच्छी रिकवरी हुई। फिर श्रीलंका ने रिकवरी की, कैचेस पकड़े, 2 कैच बड़े क्रूशल थे वो पकड़े। वो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे जो है प्रेशर में आया। और उसके बाद जो लास्ट ओवर में बॉल किया, आपके जो टेल एंडर हैं वो 99% जो है ना, अगर उनको इस मौके पे स्टंप्स में बॉल कर दिया और इसी तरह ही छक्का लगेगा उसको। ये टेल एंडर है, ये एक्स्ट्रा कवर पे छक्का नहीं मार सकते, ना कट पे छक्का या एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मार सकते, ना मिड ऑफ के ऊपर से मार सकते हैं। तो अगर आपने स्टंप्स में बॉल कर दिया तो इसी तरह बाउंड्री नजर आएगी जो जिम्बाब्वे को मैच की तरफ जीतने की तरफ। लेकिन एक टाइम पे जो हमारे टेल एंडर किलर थे, वसीम एंड वकार, दे यूज्ड टू यॉर्कर बॉल करना, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो लोगों के जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, देखिए आप जिम्बाब्वे देखें ना, श्रीलंका ने वहाँ पे गलत प्लान किया। वहाँ पे स्पिनर को लास्ट ओवर करवाया, जिसकी वजह से वो यॉर्कर, वहाँ पे फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। कि अब हमारे पता नहीं शायद प्लान में है कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा टर्न होता है या लास्ट ओवर जो है वो स्पिनर हमारा अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमेशा आपके जो डेथ वाले बॉलर होते हैं हमेशा वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, जिनका बॉल बात है ना। मसला ये कि डेथ बॉलिंग क्वालिटी अगर दुनिया में आप देखें ओवरऑल तो आपको शायद 1-2 भी नहीं नजर आएंगे। जब बुमराह एक आप कह सकते हैं सकलान मुश्ताक ने किए हैं डेथ ओवर्स, वो उस वजह से दूसरा करते थे, वो पिक नहीं होता था। जब वो पिक हुआ देखें साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो मैच था, उसमें जो सुपर ओवर था दूसरा वाला, वो उनके स्पिनर ने भाईजान हो गया था स्कोर। वो तो आप रिवर्स की बात कर रहे हैं ना, अब बॉल क्यों नहीं रिवर्स हो रहा? बॉल क्यों नहीं रिवर्स हो रहा? क्योंकि अब बॉल जो है ना T20 में 1 है, वनडे में 2 लगते हैं। तो पुराना बॉल बहुत कम होता है वनडे क्रिकेट में, जहाँ पे एक बॉल के साथ जब मैच होता था तो बॉल रिवर्स भी होता था, फिर बॉल थोड़ा नरम भी होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉलर्स को जो है ना वो हेल्प मिल जाती है। जब 2 बॉल है T20 में, 20 ओवर है, उसमें बॉल इतना नरम नहीं होता, इतना सॉफ्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो भी देखने को नजर नहीं आ रहा। उमर गुल के अलावा हमें कोई रिसेंट पास में ऐसा बॉलर हमारा नजर नहीं आया जो कंसिस्टेंट यॉर्कर करे। पाकिस्तान की दुनिया में शायद नहीं नजर आ रहे, बट पाकिस्तान में तो बिल्कुल नजर नहीं आया। बॉलर हमने प्रोड्यूस किए, आमिर के कमबैक देखा, नसीम शाह आए, शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, बट जो डेथ बॉलिंग है ना वो आज तो सबसे दूर नजर आया। तो उमर गुल कहाँ है? तो फिर अब बुलडोज पड़ गया था ना। अब उमर गुल कहाँ है? उसको लेकर आओ ना सिस्टम में। पहले रहा है पार्ट, वो कर रहा है ना, उसको कंटिन्यूसली करे ना। उसको कभी रख लिया, कभी नहीं रखा, कभी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कभी नहीं दिया। तो वाई उमर गुल को क्यों नहीं यूटिलाइज करते एकेडमी में? वो बच्चों को तैयार करे। शाहनवाज, वेलकम टू द शो। शाहनवाज भी आ गए हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक हूँ सानिया।
जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच आपने देखा, 3 गेम्स ग्रुप स्टेज में, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिम्बाब्वे मुसलसल जीतता आ रहा हो। कैसा लगा आपको कल उनका मैच? और क्योंकि अच्छा टोटल दिया श्रीलंका ने, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई। ये कल का मैच देखे मुझे कीनिया की याद आ गई। 2002 या 3 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो आपको याद होगा कि कीनिया ने भी सेमीफाइनल खेला था उस वर्ल्ड कप का। 50 मैं ओवर तो का बहुत वर्ल्ड कप छोटी था। थी, मैंने देखा नहीं था। तो अब जिस तरह का जाहिर मैं है उस वक्त 4 साल की थी। रिकॉर्ड आपने एज बता दी अपनी। एज भी बता दी वैसे मैं भी- बहुत छोटी थी, मैं मैच नहीं देखती थी। वैसे भी सैमसंग पे आता था टीवी पे, आपके घर तो एलजी का था ना। तो वो कल का मैच देखे। बहरहाल कीनिया का ताल्लुक भी एक अफ्रीकन कंट्री है और ज़ाहिर है जिम्बाब्वे बहरहाल जितनी उन्होंने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ, तो विच इज सरप्राइजिंग फॉर मी। और सबसे जो प्लस पॉइंट है वो इस वक्त सिकंदर रजा की कप्तानी करना है। सिकंदर रजा का प्लस पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं वो खेल रहे हैं। हमें हर वक्त वो कहीं ना कहीं या बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी आप टीवी ऑन कर लें या हमें बैटिंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं या बॉलिंग करते हुए नजर आ ही रहे होते हैं, एनी टाइम एनी वेयर इन एनी कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर हमें एक टीम एफर्ट नजर आई है। अब हमने देखा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो एक होकर खेले थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जब कोई भी टीम प्लानिंग के साथ आती है तो हमेशा बड़े नामों से टीमें कभी भी मैच नहीं जीतती। इरफान साहब, हमेशा एक टीम एफर्ट होती है, कंबाइन एफर्ट होती है, चाहे जिसमें सब ने अपना रोल प्ले करना होता है, चाहे वो बैटर है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर है, चाहे विकेट कीपर है, चाहे फील्डर है। जब सारे शोबों में आप एक होके, एक जान होके आप एफर्ट करते हैं और जो आपको प्लान दिया जाता है उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर जब आपके रिजल्ट आते हैं तो वो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं जिस तरह जिम्बाब्वे सबको डोमिनेट कर रहा है। ये शाहनवाज, जैसे हम सिकंदर रजा की बहुत बात कर रहे हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, ब्रायन बेनेट की भी बात करनी पड़ेगी। यस यस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जिस अभी तक नॉट आउट जा रहे हैं, आउट ही नहीं हुए इस वर्ल्ड कप में, और जो गेम सेंस वो शो कर रहे हैं, देखिए, ये नोइंग दैट कि मैंने डीप लेके जाना है मैच को, मैंने फिनिश करना है, उस वजह से क्या कहेंगे? ये आप देखें कि यही तो एक बिगिनिंग होती है जिसके लिए हम लोग एज ए पाकिस्तानी, हमारी ये ख्वाहिश ही रह जानी है। मुझे लगता है पता नहीं कब हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि हमारे जो ओपनर बैटर हैं हमें वो इस तरह का स्टार्ट दे दे कि हमारे जो नीचे आने वाले जो हमारे मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर बर्डन कम पड़े। लेकिन आपने जिस तरह आपने देखा होगा पिछले मैच में भी बर्डन ने जिस अंदाज से बॉलिंग की, बैटिंग की, सॉरी, जितनी खूबसूरती से उन्होंने एक आपको पूरा, आप कह लें कि जो मैच का ना आपने एक लकीर उन्होंने खींच दी, भाई ये आपका जो स्टार्ट है वो बिगिनिंग आपको मिल चुकी है, लेट्स डू फॉर योर बेस्ट। तो जब जाहिर है जब आपको एक स्टार्ट अच्छा मिलता है तो जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं या जो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हैं वो हल्के प्लेयर भी होंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना आ चुका होता है जब वो बैटिंग करने के लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ब्रेंट ने जिस तरह की बैटिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी ख़तरा साबित हो सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि खैर पाकिस्तान ने तो मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान का तो वैसे कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। लेकिन श्रीलंका को जिस तरीके से डोमिनेट किया है जिम्बाब्वे ने, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे टॉप 4 में मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह ये खेलते हो तो सेमीफाइनल में मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है जिम्बाब्वे। आपको लगता है सुपर 8 में इंडिया को टफ टाइम देगा और बाकी टीम्स को भी? देखें, क्यों नहीं देख सके आप। 20 ओवर की क्रिकेट में मैं आपको एक बात बताऊं सनी, कि 20 ओवर की क्रिकेट में जो वो 3.5 घंटे की गेम है ना, जिसने ज्यादा मेहनत करनी है, जिसने एफर्ट करनी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जाहिर है उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, जब अपनी नेचुरल गेम करेंगे। लेकिन प्रेशर जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं होगा, प्रेशर इंडिया के खिलाफ होगा कि उन्होंने एक जो मुसलसल जीती हुई टीम आ रही है, जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सिकंदर रजा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलर उनके बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया हारता है तो इंडिया के लिए बहुत जो है ना वो खुदा ना खास्ता क्यों कह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं, मैं अल्फाज अपने वापस लेता हूँ, अल्लाह करे इंडिया हारे। लेकिन बेनेट का मैं थोड़ा आप लोगों के हवाले से जानना चाहूँगा। एक देखें, इंटरनेशनल सर्किट पे आते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं, फिर टेस्ट पे मुझे याद पड़ता है कि सब ने इनको हाई रेट किया। जब इंग्लैंड में जाके इन्होंने सेंचुरी की इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ, तो तब इनको बड़ा हाई रेट किया गया और एक शानदार परफॉर्मर के तौर पे सामने आए। अभी जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं और कंडीशन को और अपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए सेस कर रहे हैं कितने की पिच है और जाके मैच को डीप लेके जा रहे हैं, इनिंग्स के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जब इंसान कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरता है फिर उसके सामने जो टारगेट है ना वो यही होता है कि उसने परफॉर्म करना है, और यही नज़र आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में। आप देखें कि उसने पूरी ग्राउंड में हर तरफ शॉट्स किए हैं,
उसका जो इंग्लैंड का मैच आप बता रहे हैं, उसमें जिस तरह से उसने डोमिनेट किया इंग्लैंड के बॉलर्स को, वो वाकई उसकी जो है कॉन्फिडेंस को और उसकी जो टैलेंट है उसको एक्सप्लेन करता है बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी भी आप देख लें, चारों मैचेस में 1 बीटन रहा, आउट नहीं हो सके, और कोई भी उनको इस तरह से किसी ने बॉल नहीं की कि उसको कोई टफ टाइम भी दिया हो। वो बड़े आराम से, देखिए उनके पास ऐसे लग रहा है जैसे एक टाइम पे इंजमाम के पास टाइम होता था खेलने के लिए, लग रहा है कि उसके पास टाइम है कि वो खेलता है हर बॉल को उस तरह से, वो जो है वो प्लान करता है कि किस तरह से खेलना है बॉलर को। जिस भी बॉलर ने चाहे शॉर्ट पिच किया है, चाहे उसने यॉर्कर किया है, चाहे उसने गुड लेंथ पे किया है, वो उसको बड़े आराम से खेल रहा है, और ये उसकी जो है ना खास। अनाज भाई, आप एज ओपनर का हमने इम्पैक्ट की बात की, शंका की भी बात की कि वो 2-3 मैचेस में बड़ा शानदार खेला, जो भी टीम का ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी विक्ट्री में बड़ा रोल आ रहा है, तो इनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, T20 क्रिकेट में आपके जो पावर प्ले है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने रन्स करने और रन्स इतने करने के जो आने वाले बैटर्स हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए। अगर आप जल्दी आउट होकर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो आने वाले बैट्समैन पे होता है, क्योंकि उससे भी रन्स करने हैं और विकेटें भी बचानी है। और फिर दोनों तरफ से जब आपका प्रेशर बनता है, जैसे आउट हो गए हैं, अब उसको कंफ्यूज होता है कि मैंने रन्स के पीछे जाना है या विकेटें मैंने सेव करनी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनता है। अगर एज ए ओपनर आप इनिंग्स खेलते हैं, जैसे 70-80 रन करते हैं और 100 भी करिए, जैसे साहबजादा फरहान की बात करें तो उसने 100 किया, तो चीज़ें नीचे बैटर्स के लिए आसान होगी। तो ये देखना पड़ेगा T20 क्रिकेट में, अगर आपके 3 बैट्समैन 4 बैट्समैन अगर क्रीज पे रहेंगे तो आने वाले बैट्समैनों के लिए जो है ना वो चीज़ें आसान हो जाएंगी और एक बड़ा टोटल बोर्ड पे नज़र आएगा। तो T20 क्रिकेट में पावर प्ले में रन्स करना और पहले 2-3 बैट्समैनों में से एक बैट्समैन को अंदर रहना और फिर वो लंबी इनिंग्स खेलनी जाती है ना, आपको एक ग्राउंड बना के श्रीलंका वेयर दे वेंट रॉन्ग, मतलब उनकी अगर 2 साल की आप देखते हैं क्रिकेट, तो कंटिन्यूसली 2-3 साल से उनका भी डिक्लाइन है, और शायद एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड में से एक थी, वर्ल्ड चैंपियन है ओडीआई के अंदर भी, T20 में, बट अभी कोई प्रॉब्लम लग रहे हैं। और लड़कों की बात करते हैं, ये लड़के तो सारे 3-4 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस में डिक्लाइन की आप बेसिक रीज़न क्या समझते हैं? कोई लीडरशिप का मसला है, कंसिस्टेंट ना होना, उसके को क्या फैक्टर्स? देखें, मैं बात करूं तो लीडर की बात करें तो सिकंदर रजा ने टीम ऐसी बनाई, उसका लीडर जो था वो ऐसा जो कहते हैं ना कि लीडर जो होता है ना वो हमेशा फ्रंट पे होता है, उसकी परफॉर्मेंस इज़ द की। जब वो परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली टीम भी परफॉर्म करती है। अगर आपका लीडर नहीं परफॉर्म कर रहा तो कहीं ना कहीं वो फेसेस देख रहा है कि कौन मेरी जगह पे आके मेरे ये गैप को फिल करेगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है। उसके बाद अगर संगाकारा श्रीलंका में थे, जयवर्धने थे, और भी उनके सीनियर प्लेयर थे जो है रिटायर हो गए हैं, वो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से चले गए हैं श्रीलंका में, पर वो गैप नहीं फिल हो सका। और अब लगता है कि जैसे श्रीलंका अब 3-4 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो गैप फिल होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा रिदम में आते हुए लग रहे हैं। अच्छा, कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल पाकिस्तान का मैच सुन जा रहा है न्यूजीलैंड से, और सोर्सेज ये बता रही हैं कि साइम को रिप्लेस कर रहे हैं फ़खर और बाबर नंबर 3 खेल रहे हैं। दोनों फैसले अगर मेरा तो ख्याल है दोनों नहीं होने इम्प्लीमेंट होते हैं तो कैसे हैं? साइम तो बाहर नहीं बैठेंगे, जिस तरह मेरा ख्याल है वो आपको लग रहा है साइम ने अभी भी ओपनर ही आना है? नहीं, मुझे लगता है कि सैम को या तो उसको बाहर रखेंगे या बारी चेंज करेंगे। देखें, अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें जो पावर प्ले में आके खेलते हैं, कॉनवे वो लेफ्ट हैंडर हैं, तो वहाँ पे सैम आके बॉलिंग कर सकता है। अभी तो वो फिन एलन और वो सेफर्ड कर रहे हैं और बड़ा मार रहे हैं, बहुत मारते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर सैम को बिठाते हैं तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि इस जगह पे जाके उसको बिठाना बनता है। वहाँ पे आप नाफे की जगह पे जो है ना वो खिला सकते हैं फ़खर को, और ये मेरे ख्याल से एक गैप है जो फिल कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगर सैम ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहा, पर ऐसा पैकेज है कि अगर वो रन ही करता है तो बॉलिंग में आपको 2-3 विकेटें लेके दे देते तो प्रेशर बन जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उसको ड्रॉप करेगा। हाँ, ये है कि बाबर का नंबर 4 पे बैटिंग करना टीम के लिए बेहतर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बाबर की बात करें तो ओपन या वन डाउन, अगर जो है सलमान अली आगा जो वन डाउन आ रहा है, तब बाबर बिग बैश खेल रहा था तो वो एक स्लॉट खाली थी जिसमें आके आगा ने अपने आप को नंबर 3 कर लिया। अगर बाबर है तो उसको ओपन या वन डाउन खिलाने चाहिए, इससे नीचे उसको बारी नहीं बने। जो रन रेट बाबर का चल रहा है उसको आप जितना नीचे लेके आएंगे उतना जो है वो डैमेजिंग होगा पाकिस्तान। देखें, टीम के लिए जो बेहतर है ना हमने वो करना है, हम वही बात करें कि अगर बाबर नंबर 4 पे, सलमान अली आगा ने बिफोर द वर्ल्ड कप कहा था कि नंबर 3 पे मैं खेलूंगा, मैंने दायरे का भी यूज करना है और फिर बाद में अच्छा चलें ठीक है।
अभी देखें रिसेंट पास्ट में मैचेस जो हुए हैं उनके, उसमें जब वो पावर प्ले पे आए हैं कि ओपनर आपके जल्दी आउट हुआ है और उनको जल्दी बारी मिली है, तो उन्होंने उस वक्त तो यूटिलाइज किया है इस चीज़ को, लेकिन लेटर ऑफ द गेम जब थोड़ा डीप गए हैं ओपनर्स जो हैं, उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद जब सलमान आए हैं तो उसके बाद उनकी उन सारे मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं है। इनका कहने का मकसद है कि जैसे पावर प्ले में जल्दी आउट हो जाते थे तो सलमान अली आगा आके बैटिंग करता था तो 2 फील्डर दायरे से बाहर थे, वो कहीं ना कहीं रन्स कर गए, और जहां पे दायरा और दायरे के बाद उन्होंने रन्स नहीं किए, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि दायरे के अंदर वो रन्स कर सकते हैं। जैसे फील्डिंग खुलती है तो वो जिस तरह का शॉट खेलते हैं, जिस तरह का इंडिया के अगेंस्ट उसने सलमान अली आगा ने शॉट खेला, हमेशा ऐसा शॉट खेलने के लिए आपकी फ्रंट लेग जो ओपन होती है तो फिर आपको रूम मिलता है, तो आप एलिवेशन करते हो, बॉल को लेके चले जाते हो। उनका जो फ्रंट लेग था वो क्रॉस था, ऑफ कवर की तरफ था, और वहाँ से वो कलाइयों के साथ खेलेंगे, वहाँ पे ना शॉट में पावर होती है और 90% चांस होता है कि अगर मिस हो गए तो लेग बिफोर, अगर टॉप एज लगा तो वो कैच आउट हो जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा, इस तरह के शॉट जो है ना बड़े रिस्की होंगे सलमान के लिए। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, क्या वाकई ये कैप्टन का डिसीजन लेना कि अपनी एक बारी फिक्स कर लेना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सेल्फिशनेस है और टीम के लिए नुकसानदेह साबित होती है, जिस तरह से भी कैप्टन सलमान अली आगा को भी अदनान डिस्कस कर रहे थे? या तो अगर आपके कप्तान इमरान खान जैसे कप्तान है तो फिर तो समझ में आती है कि आप फ्रंट से जाके लीड करें। अगर आप छठे सातवें नंबर के बैटर हैं, आप आए 1 डाउन पे नंबर 3 पे आके आप जो है ना फेस करें उन चीज़ों को। अगर उस स्ट्रेंथ के उस क्वालिटी के बैटर नहीं है तो जो जिस बैटर का राइट है उसको जिस नंबर पे खिलाने के लिए आपने उनको सेलेक्ट किया है तो उस नंबर पे उनको बारी दें ताकि वो पूरी टीम के काम आए ना। अब इस तरह तो नहीं हो सकता अगर आपने 1 या 2 मैचेस में परफॉर्म कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो जो आपका नंबर है वो पक्का हो गया है और बाकी जो बैटर्स हैं आपकी बाबर आजम चौथे से आ ही नहीं सकता बारी लेने, तो सलमान का कैसे फिक्स नंबर है? क्या आपको कप्तान है ना यार, देखिए कप्तान का ये कतई नहीं होता, क्योंकि अगर इमरान खान कप्तान था तो उसको लगता था कि मैं इस टाइम टीम में प्रेशर में है तो मैं जाके बैटिंग कर दूं और मेरी टीम ज़्यादा परफॉर्म कर सकती। अगर आगा नहीं कर रहा रन्स तो वो भी तो स्विच कर सकता है ना अपना नंबर, बाबर को भी तो भेज सकते हैं, या गेम अवेयरनेस, अच्छा मैच ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी तो नंबर चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो लेकिन ये कल हम ये बात करते रहे, मैच की सिचुएशन के मुताबिक जाहिर है अगर जो बैटर जहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, अब अगर आपको 10 या 12 रन की एवरेज चाहिए तो जाहिर है आपने उस हिसाब से बैटर को जो है ना इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक 5, 6, 7 की एवरेज चाहिए तो जो आपके रेगुलर बैटर हैं 20 ओवर के क्रिकेट में आप उनको यूटिलाइज करें उनके नंबर्स पे ताकि टीम का फायदा हो। ऐसे नहीं होता कि जनाब आप मेरा फिक्स नंबर है। अच्छा ये डिबेटेबल ये क्वेश्चन है, शाहनवाज आप भी बताइएगा, फिर मैं अदनान भाई और उमर भाई से पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप दुनिया की जितनी टॉप 8 की चले अभी बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तमाम के अगर बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो किसी टीम के बैटिंग ऑर्डर में चाहे T20 है शफलिंग नहीं हो रही। आप इंडिया का देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, न्यूजीलैंड देखें, साउथ अफ्रीका देखें, ये पाकिस्तान द ओनली साइड। आज भी हम क्या बात कर रहे हैं उसका वो नंबर होना चाहिए। वर्ल्ड कप के दरमियान में सुपर 8 के मैचेस पे ये बात कर रहे हैं कौन खेलेगा, किसका कौन सा नंबर है, ये इससे ज्यादा अब्सर्ड कोई वेट चीज नहीं हो सकती क्रिकेट में। मैं आपको एक बात बताऊं इरफान साहब, अब देखें हर टीम, आपने पूरी दुनिया के मुल्कों की बात की ना कि शफलिंग हमारे पाकिस्तान में हो रही है, तो मैं आपको डिटेल से ये जवाब देना चाहूँगा कि आप देखें जो दूसरे ममालिक के प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ का उनको पता है कि हमने इनसे कैसा काम लेना है। उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से भी प्रैक्टिस करवाई हुई है, उन्होंने रन्स भी लिए हुए हैं वहाँ से, हर बंदे ने हर प्लेयर ने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हम रिलायबल ही नहीं है किसी भी प्लेयर के ऊपर कि यार अगर हमारा ये प्लेयर वहाँ पे जाएगा तो पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमें एक्चुअली इन चीज़ों से पहले बाहर निकल के अपनी स्ट्रेंथ अपनी स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि ऐसा मौका ही ना आए कि जो शफलिंग हो रही है हमारी टीम में वो ना करनी पड़े। अब मेरा क्वेश्चन शानवा भी डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ स्किल जो है पता है सबको, टीम का हिस्सा बन गए, अब हैं वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। दुनिया का कोई टीम ऐसी नहीं है, मुझे अगर मैं गलत हो तो मुझे आप तीनों में से करेक्ट करें, कि उसके बैटिंग ऑर्डर का पता ना हो। T20 के अंदर भी हर टीम के हर प्लेयर को अपना रोल और बैटिंग ऑर्डर का पता है। देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी बैंस यार इरफान साहब, जिसके हाथ में सारा कुछ आता है। शाहनवाज भाई एक और भी चीज है कि जब आपने 6 ओपनर खिलाने हैं तो ओपनर तो पहले नंबर पे आ रहा है,
तो जब आप ओपन तो 2 ही जा सकते हैं 6 में से, तो जो बाकी 4 हैं हम उसके बारे में तो यही कहेंगे ना जी उसको ओपन खिलाना चाहिए था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वो है। नहीं तो इसका लेकिन अब चीज़ ये चल रही है ना, इसका रिस्पांसिबल देखिए, मैं इस पे- एक टीम में 5-5 चीजें ऑफर आप रखेंगे तो ऑब्वियसली देखिए- सिलेक्शन कमेटी रिस्पांसिबल होगी इरफान साहब। मैं इस लेकिन पे- वो कहती है 15 तो कोच सेलेक्ट कर रहा है आपका। हाँ, ठीक है, 15 सिलेक्शन अगर कमेटी कोच कहती है हम 25 देखिए, सेलेक्ट मैं करके इस देते पहले हैं। आप देखो, कोच का रोल 15 तो जो है वो डिफाइन कोच सेलेक्ट करें, वो करता है। सिलेक्टर अच्छा, हैं, मैं- कोच है क्या है, पहले कोच का रोल तो डिफाइन करें आप। ये आपका कोच की और मैं आपको रिकॉर्ड की स्टेटमेंट बता रहा कोच हूँ। भी तो ऑलराउंडर है ना, वो ऑलराउंडर्स ला रहे हैं टीम में, खुद भी ऑलराउंडर है। वो देखिए selection ऑलराउंडर भी है, फहीम वो अशरफ mentor से भी कितना है, काम ले लिया, मोहम्मद नवाज से कितना काम ले लिया, शादाब खान से कितना काम ले लिया, मतलब इस तरह वैसे थोड़ी तरह होता से है हमारे यार। कोच साहब भी देखिए, खुद से काम करें ऑलराउंडर बन के। देखिए बाकी टीमों में हमारी टीम में क्या डिफरेंस है। बाकी टीमों को प्लान उन्होंने अकॉर्डिंग टू जो है ना, एक तो देखा According to कि match and ground. देखे, एक तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप है तो हमें कौन से बैटर जो है वो सूट करते हैं। हमने देखें, आप क्लियर माइंड के साथ जाते हैं कि ये इस नंबर के प्लेयर की जॉब है, आप उसी तरह टीम में सेलेक्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे 6 ओपनर हैं, पता लगता है 6 तक वही आ रहे हैं, मिडल ऑर्डर है ही नहीं कोई, तो इसलिए हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही मुझे है। लगता है और हमारा कोई दूसरा- लॉटरी निकालता है, कोई पर्चियां निकालते हैं, तेरा नाम निकल आया, तेरा आगे आप तू देखिए खेल ना, आप जो वर्ल्ड कप में जो भी प्लेयर किस हम बाकी टीमों की क्यों पॉजिटिव चीज़ें बात कर रहे हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट ही उस हिसाब से किए हैं। उन्होंने ये नहीं देखे कि बड़े नाम है ये छोटे नाम है, उनको देखा है कि हमारे ये गैप है। अदनान, पता अगर ये मसला क्या है? कि मसला टीम पता क्या selection है? भी कुछ इस तरह की लग रही है मुझे कि जैसे एक बंदा जो है ना किसी से कुछ मांग रहा था, एक बंदा एक लड़की से कि जी मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो किसी ने बाद में पूछा, जब शादी हो गई तो लड़की से पूछा कि तुमने इससे शादी क्यों की, ये तो तुम्हारे काबिल भी नहीं था। कहते जी उन्हें तरले ही अन्ने पाए सन। मिला था तरले वाला काम है। यहाँ पे भी यही पॉइंट ये है साथ है। कि यहाँ पे पॉइंट भी ये है कुछ कि ऐसी situation चल रही आप है। देखें ना, टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, इवन हार जीत को भी मैं साइड पे रखता हूँ। देखिए, आपकी एटलीस्ट हर प्लेयर को एक रोल पता है। अभी जिम्बाब्वे की हम क्या बात कर रहे थे कि बेनेट को अपना रोल पता है, बर्ल को अपना रोल पता है, एवंस को अपना सिकंदर को रोल अपना पता पता है, है। सिकंदर रजा को अपना रोल पता है। विक्ट्री कई दफ़ा मिलेगी, कई दफ़ा नहीं मिलेगी, बट इस तरह का क्योस नज़र नहीं आएगा। हमारा तो ऐसा पैनिक है, पहले प्लेइंग 11 नहीं बनती, बन जाए तो नंबर नहीं डिसाइड हो रहा। देखें ये मैं एक बात सेम बताऊं नंबर में इरफान साहब, जैसे इरफान साहब आप मैं आपको एक डिस्कस बात कर रहे बताता हूं कि जब तक आपके प्लेयर्स के अंदर आप सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे ना, जब तक आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप कभी भी उनसे परफॉर्मेंस ले ही नहीं सकते। एक बच्चा अगर एक मैच में 40-50 रन बनाता है और आप देखते हैं कि अगले मैच में वो हमें नजर नहीं आता, एक बॉलर है वो एक मैच में 3 आउट करता है, भाई, सलमान शादाब को मिर्जा। जितना मैं confidence आपको दे एक दिया बात है, बता दूं, नवाज को मेरी दे बात दिया, सुनो, कितना एक मिनट, confidence दे एक मिनट, अभी मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। सलमान मिर्जा ने आपके T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद वो कितने मैचेस बाहर बैठा रहा है, 2 मैचेस बाहर बैठा रहा है ना। अब लेकिन जब फिर बिल्कुल साइम को कोई confidence स्पेस देना था, नहीं मौका बची, देना था शायद। शाहीन शाह अफरीदी ने स्टैंप लगवा ली कि मेरे को चंगी बॉलिंग नहीं होनी, मैंने भावें 50 ही खिला लो, तो वहां पे सलमान मिर्जा को आपने यूटिलाइज किया। उसके बाद शादाब खान से जो आपने परफॉर्मेंस ली है, मैं कहता हूं मैं किसी क्लब के बच्चे को ले आता हूं, मैं कप्तान मुझे बना दे, मुझे पता है मैंने किसी प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंस लेनी है, मुझे पता है मैंने उसको कहां पे यूटिलाइज करना है, मैंने पता है केड़े वेले हल्के प्लेयर आएंगे तो मैं उसको बॉलिंग करा के मैं उसको जो है ना आउट करवा लूंगा, मैं कहां पे आएंगे जब बॉलर आएंगे हल्के, जब मैं उससे रन करवा लूंगा। देखिए ये कप्तान के हाथ में तो इस तरह कभी भी टीमें नहीं बनती, आपको रोल डिफाइन करने पड़ते हैं, चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जिसके हाथ में आ जाती है जाहिर है जो पावर आ जाती है वो करना पाई मैं ही है सब कुछ, ऐसे नहीं होता। ये पूरे पाकिस्तान की टीम है, तो जो लड़के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाए ना पहले आप, अपने बात फिर थोड़ी दूर निकल जाएगी। आपने राइजिंग स्टार मास सदाकत को क्यों ड्रॉप किया, आपने अहमद दानियाल को क्यों ड्रॉप किया, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ना, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने आए तो उनको आप लोगों ने क्यों ड्रॉप किया। कुछ खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान की टीम है, कोई क्लब की या कोई डिवीजन की टीम नहीं है। जी क्रिकेट की वैसे बात करें, थोड़ी हॉकी की भी बात कर लेते हैं। बड़ा हमने एक सैड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा हॉकी प्लेयर्स का भी, कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई 2-3 दिन पहले, फिर मैनेजमेंट की तरफ से आता है कि जी ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, कप्तान पे पाबंदी भी लगती है। और कल हमने देखा कि जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर गए और मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया। जी मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया, लड़कों को कल 10-10 लाख के चेक भी दिए। और ये वैसे मेरे शो में 2-3 ओलंपियन ने आके कहा भी था, मैं प्रीवियस जहाँ शो कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसका हाल यही है कि मोहसिन नकवी साहब को ये भी दे देंगे हॉकी फेडरेशन, ताकि वो इसको लेके तो चल सके एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब जो हॉकी फेडरेशन है, हमने कल देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हॉकी फेडरेशन है वो डाल रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के ऊपर, जबकि हमने कल देखा कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो कर रहे हैं कि हॉकी फेडरेशन के ओहदेदार, हालांकि हमने ताहिर जमान को सुना, हमने जो बुगटी साहब है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी,
अब उन्होंने पूरी सारी चीज़ों को अगर आप करें, हमाद भट्ट ने इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी बातें की कि हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन अगर आप जो है ना, मतलब वन साइडेड तो नहीं है। अभी मेरा ख्याल है कि वो जो ओहदेदार हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मेरा ख्याल नहीं, वो हो चुकी है, एड हॉक लगा दिया गया है और फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी पॉइंट कर दिया गया है। आपने देखा ना, अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो आप प्लेयर्स को भी सुनेंगे, आप ओहदेदारान को भी सुनेंगे। तो जो पहले एक्चुअली आप जब तक इनकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, इनके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, कमेटी नहीं बैठेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि तब तक तो चीज़ें जो है वो जिस तरह चल रही हैं वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है किधर है? आप अकाउंटेबिलिटी के वो रिजाइन देके चले गए, कहानी खत्म होगी। देखिए, जो इधर किसको आपने अकाउंटेबल ठहराया? पाकिस्तान हॉकी के साथ हुआ एक अरसे से 94 आई वाज एन इंटरमीडिएट जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता जी। उस टाइम पे जो टीम थी, आप यकीन करें कि बच्चे बच्चे को उनका नाम पता था। आई रिमेंबर 1990 में जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ और हॉलैंड के ख़िलाफ़ फाइनल मैच था और उसमें पाकिस्तान हारा, तो मुझ समेत बहुत सारे बच्चे उठे कि हॉकियाँ पकड़ के, हालांकि खेलते क्रिकेट थे, तो किसी ने विकेट पकड़ी, किसी ने बैट पकड़ा, किसी ने हॉकी पकड़ी, कि हमने आज ही प्रैक्टिस करनी है कि हम आए टीम में और हम पाकिस्तान की टीम को जो है ना वो जिताएं। ये वलवला था उस वक्त। और 94 में फिर जीता पाकिस्तान ने, डोमिनेट किया 2 से 3 डेकेड्स के दरमियान हॉकी को। तो जो सवाल आया उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स थी वो थी, और अब वही चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे क्रिकेट में नज़र आ रही हैं। जिस तरह से डिक्लाइन पाकिस्तान क्रिकेट हो रही है पिछले 10 साल में, आप देखें कि बिल्कुल वही रवैया है जो पाकिस्तान हॉकी के साथ था। लेकिन यहाँ पे तो जो नंबर्स हैं, मतलब पैसों की खुर्द बुर्द भी बहुत ज़्यादा हुई है, होटल की बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, लेकिन वो ऑन पेपर बुकिंग है, पेमेंट की नहीं हुई, तो वो पैसे कहाँ गए हमें ये नहीं पता। अब जो हॉकी फेडरेशन है वो कह रही है स्पोर्ट्स बोर्ड जिम्मेदार है, और हम जा रहे हैं रिजाइन दे के, रिजाइन देने से पहले वो कैप्टन को रिजाइन तो खैर उनको दिया गया, उनको प्रेशर आ चुका था। अजीब तरीके से घुमाया फिराया गया। अब समझ किसी को भी नहीं आ रही कि क्लैरिटी लाई किस तरह से जाए, और प्लेयर्स सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा कोच बदल दो। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सारी चीजें खुल जाएंगी। क्या जाता है मैनेजमेंट का, उस पे भी एडवोकेज्म लगाना। उसमें लड़कों ने बताया जाता है कि उन्होंने खुद अपार्टमेंट बुक करके और 5-5, 6-6 एक रूम में एडजस्ट होकर ये अब से नहीं है, ये तो कितने सालों से हो रहा है। आपके पास आके ओलंपियंस जो है बैठे, लोग बताते नहीं है। अब जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना कि इनफ इज इनफ। आप कभी हॉकी स्टेडियम गए हैं? कितना अरसा हो गया गए हैं हम लोगों को? नहीं जाते हम लोग, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का कि लोग जाएं और मैच देखें। क्वेश्चन ये भी आता है ना कि जब आपके किसी स्पोर्ट में से विक्ट्रीज आउट होती है, माइनस होती है ना, फिर वो स्पोर्ट खत्म होती है। स्क्वाश पहले हुई, फिर हॉकी खत्म हुई, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मैं उससे एग्री करता हूँ कि क्रिकेट में भी जिस तरह हम कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, इंडिया से नहीं जीत पा रहे, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है, जितनी मर्जी हम टीवी पे बात करते रहे, लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ गई ना कि जब आप करें तो टैलेंट को, आवाम आपकी दूर हो रही है स्पोर्ट से। टैलेंट को आप इस बेस पे नहीं लेके आएंगे कि किसको आना चाहिए और किसको नहीं, जो मेरिट है वो डिसाइड नहीं करेंगे, तो फिर लोग इसी तरह कहेंगे। हॉकी में भी इसी तरह से हुआ। मैं अभी आपको मैं हॉकी की थोड़ी डेफिनेशन कर दूं। इस वक्त हालात हैं, मैं काफ़ी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हॉकी के अंदर एक दूसरा, जितने भी ओहदेदार बैठे हुए हैं, आप पहले तो आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पिछले दिनों यहाँ पे हमारे पब्लिक न्यूज़ से एक कॉल जो थी वो इस तरह की हुई थी। हमने प्रोग्राम भी किया था, रेहान भट्ट भी आया हुआ था, ख्वाजा जुनैद भी आया हुआ था, तो वो भी इनका मसला हुआ था। सो प्लेयर्स के साथ तो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं इस वक्त हॉकी फेडरेशन के, उनकी आपस में एक दूसरे की टांगे जो है वो खींचने के लिए लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल जो करते क्या है कि एक तरफ पीएसएफ ने, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉकी फेडरेशन ने उनको दे दी कि भाई जो टिकटिंग होगी, जो आपने होटल बुकिंग करवानी है, आपने जो भी करना है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। अब वो 70 जो टिकट्स वगैरह थी वो 50,000 की मेरा ख्याल $US मांग रहे थे, $70,000 मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई $50,000 वगैरह जो है वो दिए। तो कहने का मतलब है कि इंटरनली बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। अभी खैर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना रो में हैं, अभी कुछ चीज़ें हमारे भी सामने आती हैं। तो फिर आपसे मैं प्लेयर पूछना चाहूँगा, अदनान भाई से पूछते हैं कि एज ए प्लेयर, लड़कों ने कल जो बात की, उन्होंने कहा कि हम जब 6 घंटे अपने घर को साफ करके रूम में खाने बना के खेलने जाएंगे तो हमसे कौन सी विक्ट्री एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ लोगों का मानना यह था कि चलें आपको गए थे, आप विक्ट्री के साथ बात करते, तो आप एज ए प्लेयर, चलें क्रिकेट स्पोर्ट जो भी है तो स्पोर्ट ही है, आपके ख्याल में लड़कों की बात ठीक है या मैनेजमेंट की बात ठीक है? देखें, पहले तो सबसे पहले जो
कोई भी अदारा होता है जब तक उसका सिस्टम नहीं ना सही होगा तो फिर प्रॉब्लमें इस तरह ही फेस करनी पड़ेंगी और इसी तरह ही मीडिया पे आएंगी, क्योंकि सिस्टम में आप बता रहे हैं कि सिस्टम में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, एक दूसरे के आपस में लड़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर सिस्टम चलाएगा कौन? जो चलाने वाले हैं वही सिस्टम नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह प्लेयर जो है ना वो मीडिया पे आके बात करेंगे। देखें एज ए प्लेयर अगर आपने 6 घंटे अपने रूम साफ़ करके अपने लिए खाना भी खुद बनाना, अपना सारा कुछ करना है और फिर वो गेम खेलनी है जो सबसे टफ है, जिसमें 1 मिनट के लिए आप खड़े नहीं हो सकते या 1 सेकंड के लिए खड़े नहीं हो सकते जब तक आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा, आप उस तरह का फूड इनटेक नहीं करते, आप जिससे एनर्जी मिलती है वो फूड नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर सोने के लिए बेड भी सही नहीं है ना तो आपकी बैक स्टिफ हो जाती है ग्राउंड में जाके। तो ये देखना पड़ेगा, तो क्वालिटी देखनी पड़ती है, हर चीज़ें देखनी पड़ती है। एज ए स्पोर्ट्समैन जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर आपको इसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और अगर बात करें कि प्लेयर आके मीडिया पे क्यों बोले हैं, देखें प्लेयर का भी एक जोन होता है, मैंने कल भी कहा था कि वो एक हद तक आके कह सकता है अपनी मैनेजमेंट से कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मेरी एज ए कैप्टन अगर वो सारी टीम की बात लाके आपके सामने रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम वो नहीं सुनी गई। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव वे के प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हुई, जहाँ पे आके प्लेयर जो है वो आके इसी तरह। एज अ क्रिकेटर आपने कभी इस तरह के मसले मसाइल देखे हैं, मतलब क्रिकेट की फील्ड में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी आपने होती हुई मैंने लास्ट 25 या सिर्फ पॉलिटिक्स से पाई जाती है कि फलाने को निकाल दो फलाने को देखें अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट पे बात करूं तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी। हमारे जो सिस्टम चलाने वाले थे, अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं SNGPL से खेल रहा हूं, वहाँ से हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है। आपने ट्रैवल कैसे करना, आपका होटल कौन सा होगा, आपको फूड कौन सा मिलेगा, बकायदा फूड ऐसा देते हैं कि जो हम मैच खेलने के दौरान हमारे स्टमक को अपसेट ना करे। फिर उसके बाद हमारी ट्रैवलिंग ऐसी होती है कि कंफर्टेबल होते हैं जिससे हमारे प्लेयर सिर्फ ना हो। फिर हमारे साथ डॉक्टर होता है, हमारे साथ फिजियो होता है, सो बहुत सी चीज़ें, बहुत जैसे प्रोफेशनल तरीके से स्पोर्ट्समैन को ट्रीट किया जाता है ना, वो सारी फैसिलिटीज जो है ना वो हमें मिलती डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात कर दी है, जरा दूसरे रीजन्स की तरफ देखें। मैं रीजन की बात ही करने लगा था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का वो अलमिया ये है कि वहाँ पे पतीलों में तो खाने बन के आते थे, वहाँ पे जो उनकी लुक आफ्टर है, जिस तरीके से उनको लुक आफ्टर की जाती है, मैं समझता हूँ कि वो कोई अच्छा तरीका नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स को डील करने का। डिपार्टमेंट क्रिकेट आप बात करें, डिपार्टमेंट क्रिकेट है डिफरेंट थिंग वहाँ, क्योंकि डिपार्टमेंट का अपने सोर्सेज हैं, अपना उन्होंने पैसा देखो उनका सवाल था कि आप रीजन के अंदर वॉशरूम की कंडीशन देखें, जो मेरे पास तो रीजन में तो बहुत से शाहनवाज अगर कह रहे हैं तो वो चीजें वाकई एग्जिस्ट नहीं, वो तो है, मसाइल हैं जो बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। हॉकी के साथ आप बात कर रहे हैं ना, तो हॉकी का ये मामला हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। आई बिलीव के जो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, खा वो क्रिकेट के हैं, चाहे वो फुटबॉल में आ रहे हैं या चाहे वो हॉकी में हैं, वो सारे ग्रास रूट लेवल से हैं यार, वो पक्के तगड़े बच्चे हैं सारे। वो जो है ना उन्होंने वो काम किए हैं कि जो एक आम शहर का बंदा जो है ना वो सोचता भी नहीं है कि मैंने कभी करना है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको जो है ना वो हक नहीं दिया जाता या वो टाइम नहीं दिया जाता। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जाहिर है उनके कॉन्ट्रैक्ट में जी कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफवर्जी की है, क्योंकि जब आपको हॉकी फेडरेशन के पेरोल पे हैं तो आप उनकी मर्जी के बगैर इस तरह बातें नहीं कर सकते। तो खैर ये मामला जो है ये आसानी से अभी सॉर्ट आउट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है चलेंगी, सारी प्लेयर्स को भी सुना जाएगा। वो पैसे जब मिल गए हैं तो समझ लेंगे। मैं लास्टली लेकिन इसमें आप इमाद भट्ट का रोल क्यों बोल रहे हैं कि एक कप्तान है, वो एक सारी चीज़ें आप मतलब उनका रोल भी तो देखें ना, कि उनका जो रोल है उनको भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। नहीं, इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपके कोई भी इंडिपेंडेंट जब बॉडी बनाते हैं, जैसे हॉकी फेडरेशन है, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपका पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे PCB का है, वो अपने प्लेयर को मार्केट करे, डोमेस्टिक अपनी PSL की तरह लीग करवाए। इस तरह की जब तक आप चीजें नहीं करेंगे, आपके इधर बिल जमा नहीं होता, स्पॉन्सर पे मतलब अगर पाकिस्तान हॉकी के पास स्पॉन्सर नहीं ना आ रहा, जिसके अब दुनिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन है, 4 दफा के वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफा के ओलंपिक चैंपियन, उसके लिए आप समझ लेंगे आपके इससे बड़े नाहल लोग नहीं है इदारे। बात वही कर रहे हैं ना कि सिस्टम अगर आपका सही होगा तो ये चीजें। आपका एक फेडरेशन का सेक्रेटरी था, मुझे पता चला बजट आया 60 लाख की हॉकीज के लिए, उसने अपने लिए पर्सनल गाड़ी ले ली,
यानी कि जो उसने Sad. बच्चों के डोमेस्टिक के लिए 60 लाख रुपए ग्रांट मिली उसको कि उसने हॉकियाँ लेनी है और डोमेस्टिक में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसने अपनी होंडा गाड़ी ले ली। शायद वो गड्डी ले आके उन्हें हॉकियां मंडनी हो। ठीक है, तो वो अब जब आपके लोग नाहे लाएंगे तो फिर उसमें तो एक प्रॉब्लम और तो आएगा। पॉलिटिकल डिलेमा मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। मुस्तफिजुर रहमान को भारत ने पहले आईपीएल से निकलवाया, उसके बाद बांग्लादेश ने जो कंसर्न रेज किए, बांग्लादेश को T20 से निकलवाया। उससे पहले अफगानिस्तान को इजाज़त नहीं थी ट्राई सीरीज खेलने की, पाकिस्तान आके अफगानिस्तान ने भी किसकी मानी हमें पता ही है, भारत की मानी। अब पाकिस्तान ने सिर्फ स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, अब उस चीज़ के भी बदले लिए जा रहे हैं। दी 100 लीग में कह रहे हैं जो ओनर्स हैं, इंडियन ओनर्स हैं, उन्होंने ये बात कर दी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दें, इनको खेलने ना दें। मतलब किधर की बात किधर निकाल रहे हैं, मतलब राइटफुल बात की ग्रज कहाँ निकाल रहे हैं? देखें ये जब से पाकिस्तान इंडिया का हुआ था उसके बाद टोटली जो है ना जितनी लीग्स हैं ना उसमें पाकिस्तानी प्लेयरों को हमें इंक्लूडिंग, मैं यूएसए में था तो वहाँ पे भी यही कहा जाता था जो ऑनर्स है ना इंडियन वो जो है वो पाकिस्तानी को नहीं लेंगे। आप देख लें ओमान की टीम जो है, ओमान की टीम जो है उसको जो सिस्टम चला रहा है वो एक इंडियन है गुजराती, और ओमान के 10 लड़के जब वो क्वालिफाई कर लिए, क्वालिफाई करके आके उन्होंने पैसों की डिमांड की, जो आईसीसी उनको पैसे दिए हैं वो पैसे नहीं दिए और उनको 10 के 10 लड़कों को इंडियन कम्युनिटी जितनी भी मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने निकाल दिए, 10 के 10 लड़कों को निकाल दिया ओमान के प्लेयरों को। बीसीसीआई से फोन जाते हैं ओमान में लड़के खिलाने के लिए नेशनल टीम की तरफ से, और फिर वो यार सारे ये नेशनल टीम के प्लेयर्स मुझे बता रहे थे ओमान के, मैंने कहा यार अपने ही सिस्टम के लोग ओमान में भी है, नेपाल की टीम में भी ऐसा ही है। नेपाल में भी है, 10 लड़के पाकिस्तानी थे और जिन्होंने वो क्वालिफाई करवाया वर्ल्ड कप में। जो तो बीसीसीआई का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है वो तो है सो है, लेकिन उसके अलावा भी जो इंडियन गवर्नमेंट है जो जिस तरह से पेनिट्रेट कर रही है आपके गल्फ में, उसका इन्फ्लुएंस जो है ना उसकी भी एक रीज़न है कि वहाँ से जो है ना ये चीज़ की जाती है। इवन आपके जो दुबई में आप देखिए पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज कितना मुश्किल कर दिए गए हैं, हर फील्ड में आपके बहुत सारे लोग वापस आए हैं और वहाँ पे भी इवन जो लोग इंडियन लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं, इंडियन ओनर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को बिला वजह निकाल दिया गया। और अगर कोई अहल था जिसके पास वजह नहीं थी निकालने की, जिनको उनको तंग किया गया, उनको पेज नहीं देंगी 6-6, 8-8 महीने के वो या तो खुद निकल जाएं या वो उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त करें। तो ये जो इन्फ्लुएंस है वो आपको नज़र आ रहा है ओमान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी और यूएई की जो टीम है उसके अंदर भी, तो ये इन्फ्लुएंस रहेगा। अच्छा, तो इस इन्फ्लुएंस को किस तरह से कम किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे? क्या मतलब हमें स्टेप्स देखिए अभी मेरे सुनने में आया कि ये वर्ल्ड कप के बाद जो है एक मीटिंग होगी कि जिसमें जो आईसीसी का जो परसेंटेज है जो सारे बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पे भी बात हो रही है कि लेकिन वो 2 इंक्रीज साल होगा, का तो उससे भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगले साल तक के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद अब रिवाइज करने की बात की जा रही है क्योंकि अभी जब पीसीबी ने देखिए आवाजें आनी शुरू हो गई ना, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये बोर्ड्स जो हैं वो फील कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो इनको लीड करे किसी भी तरह से, चाहे वो सामने आके इंग्लैंड का बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो है वो नहीं भी बात कर रहा ना, पीसीबी ने इनको बावर कराया कि आप ये जो 500-600 मिलियन डॉलर हमारे साथ खेल के कमाते हैं, जी जी, उसमें से 235 मिलियन डॉलर आप लेते हैं, 30-35 मिलियन डॉलर हम लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे से खेल के पैसा बन रहा है। बिल्कुल ये इनका जवाब ये है कि हमारा बोर्ड बड़ा है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो पाकिस्तान ने जब बाइकआउट किया तो इनको समझ आई कि हमारे साथ खेलने की वजह से बिल्कुल ऐसे ही आप किसी और के साथ खेल के कमा लेना। इस सारे सिनेरियो को डॉक्टर नुमान नियाज़ ने जिस खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया है ना, मेरा ख्याल है कि लोग उसको ज़रूर सुने कि वो जो सारे डायनामिक्स हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के बाइकआउट करने की वजह से कितना उनको एक्सपेक्टेड था नुकसान और किस तरह से उसको रिकवर करेंगे। और अभी भी आप देख लें कि जो वो सैरोगेट कंपनीज थी उनके ना होने की वजह से, क्योंकि इंडिया में भी बैन हो गया, अब वो जो एक उसका जो गैप है उसको भी उन्होंने रिकवर करना है। और आप ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान के साथ अगर नहीं तो बायलैटरल सीरीज जो हैं वो जरूर होंगी। और आई होप ये देखें कि अभी पहली दफा था कि शायद इंडिया जो है ना वो एक और सवाल भी उसमें ये था कि अगर शायद पहली दफा होता कि इंडिया में ये वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट भी ना होता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वेबसाइट पे। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि कल कितना टोटल देना चाहिए पाकिस्तान को कल के मैच में? देखें कल के मैच की जो है वो पाकिस्तान जो है टॉस जीत के तो पहले बैटिंग करे ना, ये देखना है कि पाकिस्तान के पास कल 6:30 बजे मैच है, एक दफा बड़ी टीम के साथ है, हो सकता है फिर बॉलिंग करना। अंदाज़न कितना टारगेट देना चाहिए? देखें अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 190 प्लस तो होने चाहिए, 180। लास्ट आपने जो कहा था उन्होंने फुलफिल कर दिया था पिछले मैच में। देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर बैटिंग करे तो बड़ी टीम को प्रेशर मिलाना है तो 180 कितना टारगेट प्लस। 200 से कम तो कोई चांस ही नहीं है। शाहनवाज आप क्या किसी भी टीम के अगर बैटिंग करने आती है कल पाकिस्तान, पहले तो क्या टारगेट देना चाहिए मैच जीतने के लिए?
काश किते साडी इन्नी गल मन्नी जाती थी। सोचे तो सही, कोई कबूलियत की घड़ी होती है, बताएं तो फॉर द सही। बेस्ट पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मोर देन 200 रन करने पड़ेंगे तो पाकिस्तान की समझ में आएगा कि भाई अभी हमने बॉलिंग भी बट मैच हमारी bowling स्टेडियम में अच्छी है है। और विकेट स्लो है, देखें- तो उसमें मेरा ख्याल है इतना टोटल बंदा नहीं है। लेकिन चलिए कम से कम इरफान साहब 180 175 180 तक तो होना चाहिए ना, जिससे कम से कम बॉलर्स को भी ये लेकिन कोच को भी तो समझाना है ना कि वो पहले बैटिंग करे और फिर हमारा चेस पे आगे तो फोन कर लेने कोच को। लेकिन बात ये है कि अच्छा शाहनवाज, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान जो है वो सेकंड इनिंग खेलता है, कल बैटिंग करती है और रन्स बनाती है और न्यूजीलैंड को हराती है। हमें दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज। आखिर